हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग का रीनेट मॉक टेस्ट पेपर 5th है। आप लोग टेस्ट देके आ गए होंगे बेटा। क्वेश्चन का लेवल इस बार का बहुत अच्छा था बेटा, ना बहुत टफ था ना बहुत इजी था, एवरेज क्वेश्चन थे और इसी तरह के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, केमिस्ट्री पेपर सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ग्राफ दिया हुआ है। आप जानते हैं अगर आइसोथर्मल है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, यू नो पीवी इज इक्वल टू, अगर मैं आरटी लिखता हूं, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट देन पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि एडियाबेटिक का जो ग्राफ होता है, जो स्लोप होता है, वो आइसोथर्मल के गामा टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहली बात तो ये हो ना सकता है, ठीक है ना, यहां पर इसका स्लोप ज्यादा हो गया, ये भी ना हो सकता है। यहां पर जो है एडियाबेटिक का स्लोप जो है वो आइसोथर्मल से क्या है, ज्यादा। ठीक है ना, एडियाबेटिक का स्लोप जो होगा बेटा वो आइसोथर्मल से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर फर्स्ट है। परऑक्साइड एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जहां पर H2O2 का ऑक्सीडेशन हो। छोटी बातें पकड़ा करिए, यानी ये -1 में है तो -1 से, ये जैसे मान लीजिए हर जगह -1 में है, -1 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगला है बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबसेल। और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, रिपल्सन कम होगा, तो अट्रैक्शन अपने आप क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, बढ़ता है। जैसे मान लीजिए जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। अगला है, जब नॉन वोलेटाइल सल्यूट आप प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या करता है, बढ़ता है, तो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। The rate constant means K, the activation energy is the EA and frequency factor, ये A इसी को Arrhenius constant भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। कह रहा टेम्परेचर इनफाइनाइट, यू नो log K is equal to log base 10A minus EA upon 2.303 R 1/T। ये इनफाइनाइट मींस ये टोटल वैल्यू 0, log K इक्वल टू log A एंड K इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। यानी कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आर्हेनियस कांस्टेंट की क्या होगी, बराबर होगी। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट 6 into दिस। मेंबर ऑफ ग्रुप 14 आप जानते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +4। +2 की स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ती है और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है घटती है, और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। आप जानते हैं इसके पास S2 है और P2 है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे S वाले का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है और P वाले से घटता जाता है, इसीलिए P से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और +2 वाले की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा लेड। देखो बेटा ये क्वेश्चन 100% वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इस बार नीट में हमेशा आने ही वाला क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन ये आएगा बेटा। इसका तरीका मैंने बताया था, जिसकी कंडक्टिविटी निकालनी हो उनके आयंस को देखिए, जहां H आयन है और OH आयन है, तो ये H आयन और ये OH आयन, इन दोनों को जोड़ना है और बाकी को क्या करना है, घटाना है। या अमोनियम आयन और OH आयन है, अमोनियम आयन और OH आयन को जोड़ना है, बाकी को क्या करना है, घटाना है। ये भी सही, ये भी सही। CH3OH यहां पर देखिए तो ये हो गया, ये हो गया H, इन दोनों को जोड़ना है, बाकी को घटाना है, यानी चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है।
कोलरॉस लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, जहां पे दोनों साइड में मोल्स आपस में बराबर हो, यहाँ एक के यहाँ दो, दोनों के मोल्स बराबर है, इसलिए ये अफेक्टेड नहीं होगा, और सॉलिड के ऊपर भी अफेक्टेड नहीं होता है। अब यहां पर देखिए, ये है इसका ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, ये डिवाइड हुआ, ये है लोअर एनर्जी सेट, ये हायर एनर्जी सेट, इसको T2G बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं। T2G लोअर एनर्जी सेट है और ये हायर एनर्जी सेट है। अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो स्प्लिटिंग है ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। अगर टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता। ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो along द एक्सिस होता है, इसलिए जितने एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ रिपल्सन ज्यादा होता है और नॉन एक्सियल के साथ रिपल्सन जो होता है वो कम होता है। ये ऑक्टाहेड्रल का है। नॉन एक्सियल के साथ रिपल्सन कम, एनर्जी कम। अब यहां पे कह रहा है 3.15 हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। पहले तो आप जानिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, 2H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126। मोलैरिटी निकालना है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000। वेट इसका आ गया 3.15, मॉलिक्यूलर वेट इज 126 एंड दैट इज वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 250 डिवाइडेड बाई 1000, सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। यानी कि बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है और मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का ये भी सही है, आंसर हो जाएगा 4। इफ इनिशियल, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है A0/2T हाफ या T हाफ इज इक्वल टू A0/2, ठीक है, 2K, A0/2K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम फॉर द रिएक्शन टू गो कंप्लीट विल बी, ठीक है, A0/2K होता है। कॉन्जुगेट बेस, अगर मान लीजिए कोई एसिड है उसने हाइड्रोजन आयन निकाल के बनाता है कॉन्जुगेट बेस, और अगर कोई बेस है तो वो हाइड्रोजन आयन लेकर बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो जब इसमें हाइड्रोजन आयन आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा H2PO4-1। देखिए जो मेटल के सल्फाइड होते हैं ना, जैसे इसका KSP निकालेंगे तो 4s³ आएगा, ये s² और ये s², ये फोर्थ का है, ये सेकंड ग्रुप का है। आप जानते हैं जो आपने जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप सॉल्ट एनालिसिस में आप पढ़े हैं, तो इसका KSP की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस, इसीलिए बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए मेटल सल्फाइड जो होते हैं, जितने भी मेटल सल्फाइड होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड के कंपैरिजन में सॉल्युबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। तो बेटा देखिए यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। फिर जिंक फोर्थ का है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, SO3, पहले बात तो ये देखिए, अगर सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है आपका एक तरह से NH2NP4, हम कह सकते हैं H2P4। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो ये है इसके ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, H2P4 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर H2P4 होने के बाद हम लोग बात करना चाहते हैं, अगर ये H2P4 है, अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया तो भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने पर एक इलेक्ट्रॉन, ये आगे 3D खाली होता है, ये 3s है, ये 3p है, इसने एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया, फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और आगे ट्रांसफर किया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन और आगे ट्रांसफर कर देगा तो ये तो हो गया इसका कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, यानी कि ये sp2 वाले जो है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब बचा 3 पाई बॉन्ड, तो ये देखिए ये है 2p, ये है 3, ये है 3d, ठीक है। अब जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ऑक्सीजन के 2p से, इसका जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा पाई बनेगा, ये भी यहां पर पाई बनेगा, यहां पर भी ये भी क्या बनेगा, पाई। तो भाई अगर हम यहां पर देखें तो एक जो है 1/p ओवरलैपिंग, अदर बाई p ओवरलैपिंग सिर्फ एक है, लेकिन यहां पे pd ओवरलैपिंग क्या है, 2 है, आंसर हो गया 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनता है। A2B2 2AB डेल्टा H इज दिस अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, सबसे पहला ऑप्शन मिल गया क्योंकि दोनों साइड मोल्स आपस में क्या है, बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये M A B C D E F टाइप का, इसके 15
ज्योमेट्रिकल बनते हैं और 30 जो होते हैं ऑप्टिकल बनते हैं। ये तो फेवरेट एग्जांपल है। इसके दो बनते हैं, सिस और ट्रांस। इसका सिस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। A2B2EN ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। MA2B4 की बात जब करते हैं तो बेटा ये ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और मैंने बताया था बेटा, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ बी 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 रख दिया और ये यहाँ ए और ए रख दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, काटोगे दो बराबर भागों में कट जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे देखिए ये है एनिलीन, सिंपल NH2 एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द NaNO2HCl बीटा नेप्थेनॉल। ये रेड डाई बनाता है और ये रेड डाई नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है द आयन वेगमन व्हिच इज कलरलेस। भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D2 4s2 होता है, चारों निकाल दिए 3D0 हो गया। दिस वन इज कलरलेस, ये 3D9 होगा, ये 3D6 होगा, ये D6 होगा, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहां पर देखिए सिंपल फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। अब R की वैल्यू 8.314 बाई 1000 ले लीजिएगा और यहाँ पे टेम्परेचर 25 है तो 25 प्लस 273 हो जाएगा। डेल्टा E, जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम ले लिया तो समझ लो वो डेल्टा E ही दे रहा है और तुमसे ये डेल्टा H पूछ रहा है। डेल्टा Ng निकालना है, लिक्विड वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। 2 - 3 यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहां से डेल्टा H निकाल लीजिएगा, आंसर ये मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, नोबल गैस और कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ऑल हो जाएगा। अगला है बेटा 16 ग्राम ऑफ CH4, ये है आपका 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ H2 हाफ मोल। 1 मोल ऑफ N2 1 मोल। 1 मोल का जो वेट होगा वो इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। 1.5 मोल का जो वेट होगा ये हो जाएगा वेट बराबर मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 1/2 मोल वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई करेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो N0 और 6 4 10 इंटू 10 कर देंगे, आ जाएगा। अगला है बेटा लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन mv या P। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल P होगा, फर्स्ट ग्राफ हो गया। अगला है बेटा आयनिक कैरेक्टर, यहां पर देखिए +1 है, यहां पे +3 है। इसकी साइज क्या है, छोटी, साइज छोटी है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। यही गलत है। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन था बेटा, थोड़े से देखिए लाइट चली गई है तो 170 हो गया बेटा। 170 के बाद जो है 172 था विच इज एम्फोटेरिक। तो बेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 सब एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। 174, क्वेश्चन नंबर 174 जो था बेटा वो नस्ट इक्वेशन पे था। 174 इज बेस्ड ऑन द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू E नॉट सेल 0.059/6 लॉग निकिल आयन पे क्यूब और नीचे आपका जो Au+3 है उस पे क्या होगा, स्क्वायर। कंसंट्रेशन को पुट कर दीजिएगा, आंसर आपको 2 मिल जाएगा। 178 था जिंक से जिंक आयन बनाना है। जिंक से जिंक आयन बनाने में तो देखिए जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 3D4s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए और जब जिंक +2 हो गया तो 3D10 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है जो चेंज हो जाता है। फिर 79 है व्हाइट मेटल सल्फाइड सॉल्युबल इन वाटर। तो Na2S जो होता है, Na2S इज सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे मेटल सल्फाइड होते हैं, मेटल सल्फाइड जो होता है बेटा वो मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ NaCl K2Cr2O7 हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, तो आप जानते हैं ऑरेंज रेड कलर CrO2Cl2 क्या होता है, यहां पे रिलीज्ड होता है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बीच में पावर कट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार सारे क्वेश्चन आपको वैसे बता दिया है, एक बार फिर से आपको बता देता हूं बेटा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए बेटा पेपर देते रहिए आप लोग, कहीं भी कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से पेपर दीजिए। जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए बेटा, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारना है बेटा, लगे रहना है और लगे रहेंगे बेटा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ भी हो जाए बेटा हिम्मत मत हारिएगा, गिव अप मत करिएगा, एकदम लगे रहिएगा बेटा और 100% श्योर जो आप करना चाहते हैं बेटा वो जरूर सफलता मिलेगी आपको, ठीक है ना। बस गिव अप नहीं करना है बेटा, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है।
जो जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं सॉल्यूशंस के, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा फैराडे लॉ पे क्वेश्चन पूछा, तो इस बार बेटा आपके जो है कुलरॉस लॉ पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ज्यादा टच करिए। जो नर्स्ट इक्वेशन है बेटा उस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो नर्स्ट इक्वेशन को भी जो है ध्यान में रखिए बेटा। चलिए बेटा हम लोग आ गए थे कहाँ पे, ये पी पाई आपको बता दिया था मैंने, ये बता दिया था, हाँ कलरलेस। कलरलेस कौन सा होता है बेटा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, Ti+2 कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस हो जाएगा। ये भी मैंने बता दिया था बेटा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। जहां भी बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम ले वो समझ लेना इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होती है उसी को बोलते हैं। यहाँ पे ऑल था बेटा। अगला था बेटा, ये भी मैंने बता दिया था, देखिए 16 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, ठीक है। 1 मोल में मॉलिक्यूल होंगे N0 और 1 मॉलिक्यूल CH4 में इलेक्ट्रॉन होंगे 10 × 10 कर दिया, ठीक है। ये हाफ मोल का वॉल्यूम होता है 11.2 लीटर, 1 मोल का वेट होता है 28 ग्राम, 1.5 का वेट होगा 96। अगला है बेटा लेमडा, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यहां पर देखिए बेटा पोलराइजेशन क्या होता है, हम लोग कहते हैं केटायन हमारा छोटा से छोटा होना चाहिए और एनायन जो है वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। केटायन जितना छोटा रहेगा वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। और एनायन जितना बड़ा रहेगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी पुल करेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। कहने का मतलब स्मॉल केटायन हो लार्ज एनायन हो, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा क्या होगा, ज्यादा। यहां पे देखिए केटायन सेम है, ये एनायन बड़ा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, यहां पर ये केटायन छोटा है तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। मतलब एनायन की अपनी इलेक्ट्रॉन को पुश करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, और केटायन को जो खींचने की टेंडेंसी होती है बेटा उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर। आयनिक कैरेक्टर यहां पर देखना है, यहां पे +3 चार्ज है, यहाँ +1 है, इसकी साइज छोटी है, साइज छोटी होगी तो जाहिर सी बात है इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा तो आयनिक नेचर कम होगा। गलत है यही। यहां पे देखो बेटा ये बेरियम, जिंक और क्रोमियम है, सब के सब एम्फोटेरिक हैं, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, आंसर 3 होगा। हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, जैसे देखो बेटा निकिल से बना निकिल +2, ठीक है, और यहां पर आपका गोल्ड +3 है, चेंज हो रहा है Au में। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करो, इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, और उसके बाद ये हो जाएगा 3Ni प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Au प्लस 3, 2Au प्लस 3Ni प्लस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप लिखोगे E सेल इक्वल टू E नॉट सेल -0.0596 लॉग निकिल आयन पर क्या होगा Q, और यहाँ पे गोल्ड आयन पे हो जाएगा स्क्वायर, और निकिल आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया 0.1, इसका दिया है 1, और जब E नॉट सेल निकालना होगा तो E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। यहां पर देखिए निकिल से बना है निकिल आयन और यहां पर बना है Au+3 से Au, ये रिडक्शन चाहिए, ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन दिया है, यहां रिडक्शन चाहिए और ऑक्सीडेशन दिया है, तो बेटा इसको माइनस लगा के चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा E नॉट सेल, और यहां से सॉल्व कर लीजिए बेटा आंसर मिल जाएगा। यहां पर देखो बेटा S+O2 SO2, हमें इसके लिए बात करनी है। ये मान लो K1, ये K2 और ये रहा K, ये SO3 और SO3 सेम साइड है, मतलब ये क्या होगा प्लस। अब यहां पे देखिए 2SO2 है, ये अपोजिट साइड है, तो इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब इसकी वैल्यू 1 क्या हो गई, Kc हो गई, और उसके 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इसके ऊपर पावर हो गया, यानी 10⁻29 5 × 10⁻52 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और इतना करने पर बेटा जो है आपको आंसर मिल जाएगा 176 का आंसर आ जाएगा 3। देखिए बेटा जिंक से बना जिंक आयन, अब यहां पे देखिए इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कोई नहीं चेंज होने वाला है, ये है 3d10 4s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पे 3d10 हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। मेटल सल्फाइड में जो मेटल के ट्रांजिशन मेटल के सल्फाइड,
कम सॉल्युबल होते हैं, स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं। मेटल के जो सल्फाइड होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। यहां देखिए बेटा, जब ये NaCl जो होता है K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो CrO2Cl2 रेड ऑरेंज वेपर्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये है बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा आपके टेस्ट के डिस्कशन। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के मैं वीडियो बनाता रहूंगा बेटा। थैंक यू सो मच।